अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अवैस अफजल। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी ऑफ योर रहनुमाई सीजन 4 नेवर लेट योर डिग्री ड्राइव योर करियर। आज की जो हमारी मेहमान हैं, मैं खुद उनकी जो इस अमेजिंग जर्नी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स को अवॉइड करके अपने आप को एक कामयाब ब्रांड कंसल्टेंट और आर्ट डायरेक्टर के तौर पर मनवाया। मैं वेलकम करता हूँ मिस शाहामा साजिद को एंड आइए उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। वेलकम शाहामा। मैं चाहूँगा कि पहले अब आप ऑडियंस को ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें, देन फिर हम मज़ीद डिस्कशन की तरफ आगे जाएंगे। Thank you, Hafiz, for so many kind words that you did for me. मैं अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल देती हूँ। मेरा नाम शाहामा है। मैंने ग्रेजुएट किया था लम से एंड देन मैंने अपना मास्टर्स किया था यूके से। और करंटली मैं दूसरे ऐप में एक ब्रांड कम्युनिकेशंस मैनेजर हूँ फुल टाइम, और उसके अलावा मैं पार्ट टाइम ब्रांड कंसल्टेंट हूँ टू 2 to 3 अदर ब्रांड्स। एंड ऑफ कोर्स आई वर्क इन फैशन एज वेल एज एन आर्ट डायरेक्टर एज यू मेंशन। उसके अलावा आई वुड से कि थोड़ा-सा जो मैं आपकी टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा कहना चाहूँगी, तो यही कि मैं जब आपने मुझे अपना टॉपिक बताया तो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो पढ़ाई की है वो बिल्कुल फ़र्क है फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग। मैंने एक्चुअली अपनी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी नहीं लिए सही से, मॉड्यूल्स भी नहीं उठाए। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ ऑल रिलेटेड टू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। So I think what you're saying is quite spot on, and it just resonates with me very well. थैंक यू। सो शाहमा, हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। आपने जो अपना बैचलर था वो इकोन और पॉलिटिकल साइंस में किया, देन आई थिंक यहाँ भी एक आपका काइंड ऑफ करियर स्विच था कि आपने क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन में अपना मास्टर किया। तो ये डिसीजन क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? सो पाकिस्तान में ना एक डायस्पोरा है कि आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा से होता है इन यू नो व्हाटएवर यू स्टडी। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरा लाइक जनरली एप्टीट्यूड अच्छा था इन व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आई स्टडीड। तो माय फादर ही वाज एन इंजीनियर, तो वो बड़े स्ट्रिक्ट साइंस बैकग्राउंड से थे। तो उनका ये बिलीव था कि कम से कम ना ए लेवल्स तक या एफएससी तक बच्चों को साइंस पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ज़्यादा कुछ पढ़ने नहीं दिया। इवन व्हेन आई ट्राई टू स्टडी आर्ट्स, आई कुडंट डू जस्टिस टू आर्ट्स बिकॉज़ वो दोनों फील्ड्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे आर्ट्स छोड़नी पड़ी ताकि मैं अपने ग्रेड्स बचा सकूँ साइंसेज़ में, सो दैट आई कैन एक्चुअली गेट एडमिशन समवेयर। एंड बाय द टाइम मैंने वो कर लिया अपना ए लेवल्स, तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, अब मैं आर्ट्स में तो जा ही नहीं सकती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मैं ड्राइंग कैसे करूँगी इन एन एंट्री टेस्ट। So I was stuck with a very few options. Lums was my third option. कि पहले मैंने UET जाना था because मेरे subjects ही सारे science थे. Second, I wanted to go to NUST, and then thirdly it was Lums. वो भी econ के लिए, because उस time पे I am a batch of 2016. So 12 में मैंने जाना था. उस time पे engineering was also not so popular in Lums. तो और उसके बाद MCA की बारी आती थी, और MCA तो मैं जा ही नहीं सकती थी अब। तो मैंने कहा चलो लम्स चले जाते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने लम्स में एडमिशन लिया तो मेरे पेरेंट्स को था कि चलो अच्छी यूनिवर्सिटी जा रही है, वहाँ जाके जो मर्जी पढ़ ले, बट शी शुड गो टू लाइक अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी। मुझे पता भी नहीं था इकॉन क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। मेरे सामने 4 ऑप्शंस थी: ACF, लॉ स्कूल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बस मुझे ये पता था कि मैंने जो भी करना है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो मैंने इसीलिए बस इकॉन टिक कर दिया था, क्योंकि लम्स से इकॉन का नाम सुना हुआ था। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑफ स्टडिंग अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कि ना मुझे आता था, ना मुझे उसमें इंटरेस्ट था। बट अगेन बिकॉज आई वाज जस्ट जनरली मतलब गुड एट ग्रेड्स, कुछ भी पढ़ती थी तो ग्रेड्स ले लेती थी। तो मैंने ये भी कर लिया। और जब मैंने ये किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आई रियलाइज कि अच्छा, ना मुझे इकॉन आती है ना पॉल आती है, मैं अपना करियर किस चीज़ में बनाऊंगी। और उस टाइम पे एक दो जगह पे धक्के खा के आई डिड लाइक अ जॉब इन अ स्कूल, जो कि मुझे बहुत ही मंडेन लगी थी कि मतलब स्कूल में पढ़ा रही थी मैं डिग्री करके। मैंने वो छोड़ी, फिर मैं करीम में गई। करीम वाज अ न्यू स्टार्टअप देन, तो वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न गई मार्केटिंग में। तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा काम, वहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया। और फिर समहाउ आई एंडेड अप इन एन एड एजेंसी, जो कि बहुत छोटी सी थी, पर वो एक ऐसी चीज़ थी जो अल्लाह मियाँ की तरफ से ही मुझे समझ आ गया कि अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई हैव अ नैक फॉर एंड आई एम टैलेंटेड अबाउट। अगर वो मेरी लाइफ में इंस्टेंस ना आता तो शायद मैं रियलाइज भी ना करती कि मुझे उस तरह की चीज़
मैं उसमें अच्छी हूँ। तो वहाँ पे मैंने फिर 1 साल गुज़ारा एंड देन आई रिक्वेस्टेड माय डैड दैट यू नो व्हाट आप आपने कहा कि ये पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया। मुझे अब आर्ट्स परस्यू करना है। तो मैंने जो मास्टर्स भी किया, वो सिर्फ़ इस फ़ोकस से किया था कि पहली बार मेरे पास कोई डिग्री होगी जो मास्टर्स इन आर्ट्स होगी और मैं कुछ ऐसा पढ़ पाऊँगी जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं करियर में उसका क्या करूँगी। मुझे बस ये था कि अच्छा इट मेक्स सेंस और मुझे मज़ा आएगा तो पढ़ लेते हैं और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी तो मैंने ले लिया। और बाय द टाइम मैं वहाँ पे गई, मैंने सब एक्सप्लोर किया, तब मुझे एक्चुअली बहुत मेरा विज़न क्लियर होता गया वक़्त के साथ-साथ एंड व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान आई रियलाइज़्ड कि यू नो इट्स एन एंडलेस वर्ल्ड। आप मार्केटिंग में रहकर प्रोडक्शन में भी जा सकते हो, आप ब्रांड स्ट्रैटेजी में जा सकते हो, स्टार्टअप्स में जा सकते हो, ग्रोथ में जा सकते हो। यू जस्ट नीड टू लर्न विद एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ विद योर डिग्री। आई लर्न द स्किल्स बट जो भी मैंने सीखा है, वो असल वर्ल्ड में रहकर सीखा है। एजुकेशन ऑफ कोर्स उसने मुझे बहुत ग्रूम किया है, दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने का हौसला दिया है। लेकिन इफ यू वर टू आस्क मी कि आपका कौन-सा कोर्स किसमें आपको हेल्प कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं कोई एक भी कोर्स पिन पॉइंट कर पाऊँगी कि अच्छा फलाने कोर्स की वज़ह से मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ। तो मेरी जर्नी तो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे रही है, बट इट जस्ट एंडेड अप रियली वेल फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। ओके, सो लाइक अभी हम लोग आपका जो एजुकेशन की एक जर्नी को डिस्कस किया, लेकिन अगर मैं आपकी एक प्रोफेशनल करियर को भी देखूं तो वहाँ भी इसी तरह जो है एक रोलर कोस्टर थी। बिल्कुल। एक आप यूनिवर्सिटी लाइफ से एक फोटोग्राफी की तरफ थे आप, देन एक सोशल वेंचर आप लोगों ने एक इनिशिएट करना, फिर एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में आना जो 7C की शेप में, और देन फाइनली आर्ट डायरेक्टर एंड ब्रांड कंसल्टेंट के तौर पे एक काइंड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर को भी सर्व करना। यह लाइक 3-4 वो ऐसी डोमेन्स हैं जो टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि जब आप सोशल सेक्टर में आते हो तो आपकी एक नेचर टोटली डिफरेंट होती है। जब आप एक बिजनेस, जिस तरह से 7C है, डेफिनेटली आपने बिजनेस मॉडल का एक न्यू बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई किया है, वो एक डिफरेंट डोमेन है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड आर्ट डायरेक्शन एंड ब्रांड कंसल्टेंट एक टोटली कॉर्पोरेट सेंस आ जाती है उसमें। तो ये जो जर्नी थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें जो शिफ्ट्स आती है, कैसे क्या क्या वो की पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करते हैं इन शिफ्ट्स को अडॉप्ट करने के लिए? सो देयर वर 2 थिंग्स। एक तो आपके लिए रास्ता जब आप कुछ चूज़ करते हो तो वो खुद ब खुद निकलता आता है। तो जब मैंने अपना सबसे पहला स्टार्टअप किया, आई थिंक वो दैट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड स्टार्टअप्स। हम जब लम से ग्रेजुएट करे थे तब स्टार्टअप वर्ल्ड वाज़ राइप, अभी सब बन रहा था, नए-नए स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आ रहे थे। वी वर ऑल जस्ट गेटिंग टू नो। अब तो सब बच्चों को पता होता है लाइक यूनिवर्सिटी से पहले ही कि अच्छा स्टार्टअप्स कोई चीज़ होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ होता है। हमारे टाइम पे इट वाज़ जस्ट स्टार्टिंग व्हेन वी ग्रेजुएटेड। तो मेरा उस वक़्त सिर्फ़ यही था कि मैं कुछ अपना कर सकूँ, क्योंकि मुझे किसी जॉब में वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मज़ा ही नहीं आता था। तो मैंने जो अपना सोशल स्टार्टअप पकड़ा, वो इसीलिए पकड़ा बिकॉज़ एक तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी और दूसरा आई वांटेड दैट इट इज़ एट लीस्ट इम्पैक्टफुल, कि उससे एक्चुअली सिर्फ़ मेरी नहीं, बाकियों की भी मदद हो। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड इनिशियली। और फिर वहाँ से होते-होते जब मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी और वो वाली बात है आपकी, वो इट वाज़ जस्ट अ साइड प्रोजेक्ट। मैं वो करती थी क्योंकि मुझे मज़ा आता था। उसमें मेरा कोई आधा टाइम तो मैं पैसे भी नहीं कमा रही होती थी, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बस मुझे मज़ा आता था। तो वो मैं अलग से लेकर चल रही थी और ये मैं एक अलग पाथ पे चली गई थी बिकॉज़ मुझे बस कुछ करना था, क्या करना है मुझे नहीं पता था। सो विद टाइम जब मैंने वो किया, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की अबाउट ग्रोथ, अबाउट स्ट्रैटेजी, कि आप स्केल कैसे करते हो, आप उसके अंदर मार्केटिंग के साथ हैंड इन हैंड ग्रोथ कैसे लेकर चलते हो। जब मैंने ये सब अपने स्टार्टअप से सीखा, तो फिर ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस मेरा प्रोफेशनली भी काम आने लग गया और मैं ब्रांड्स को इस तरह से कंसल्टेंसी भी देने लग गई। इट मेड सेंस टू देम। तो आहिस्ता-आहिस्ता आई गॉट इनटू दैट वर्ल्ड वेयर इट इज़ ऑल स्टार्टअप्स ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल, ऑन अ ह्यूजर लेवल, बट इट वाज़ स्टिल द सेम थिंकिंग, क्योंकि वो स्टार्टअप से बढ़ हुई थी, एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़ हुई थी। और मीनवाइल जो मेरा पैशन था वो एक्चुअली टाइम के साथ इम्प्रूव होता गया। फोटोग्राफी से आर्ट डायरेक्शन में आया, आर्ट डायरेक्शन से फिल्म मेकिंग में आया, डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग में आया। दैट इज़ समवेयर जहाँ स्लाइटली मेरी डिग्री ने भी मुझे हेल्प किया मास्टर्स में, क्योंकि मैंने अपना थीसिस भी पाकिस्तान पे बेस किया था। तो मतलब इट जस्ट बिल्ट ऑन टू बिकम समथिंग टैंजिबल, कि मुझे एक्चुअली उसके भी पेड प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टू लाइक माय वर्क।
तो अब जो मैं अपना डोमेन जिसको मैं डिफाइन करती हूँ वो एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत कम लोगों के पास है. आई एम मार्केटिंग स्लैश क्रिएटिव, आई एम नॉट मार्केटिंग स्लैश ग्रोथ. सो मार्केटिंग सेल्स ड्रिवन होती है, उसे नंबर्स लाने होते हैं, दैट्स वन काइंड ऑफ मार्केटिंग. बट देयर इज अनदर साइड ऑफ इट जहाँ पे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के साथ हैंड इन हैंड आती है. मैं उस साइड पे एग्जिस्ट करती हूँ. मैं मार्केटिंग भी समझती हूँ और मैं एडवर्टाइजिंग भी समझती हूँ, विच इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन टू हैव, and which is why people more often than not listen to me, because it makes sense to people जो growth driven है and to people जो creative है और ad driven है. So मेरा एक ये जो इतना सारी चीजें combine हुई हैं, at the end of the day they made something very very substantial, and it's actually a very rare combination. People actually seek me out now कि अच्छा मुझे लिंक्डइन पे खुद रिक्वेस्ट आती हैं कि आप ये करने हैं, आप हमारी हेल्प कर दें, ये वो. तो आई थिंक वो खुद ब खुद ही हुआ है विद टाइम, बट दैट वाज बिकॉज आई वाज पैशनेट अबाउट माय वर्क, एंड सेकंडली आई हैड एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जिसकी वजह से आई लर्नड अ लॉट ऑन माय ओन. सो यू आर राइट कि इट हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस, बट इट जस्ट कम्स टुगेदर वेरी नाइसली इन दिस पैकेज जो कि बहुत रेयर है. इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन दैट यू यूजुअली फाइंड इन पीपल. या श्यामा, लाइक आपने जो अभी एजुकेशनल का भी एक जर्नी शेयर की है, अभी आपने अपने करियर जर्नी शेयर की है, उसमें डेफिनेटली बहुत से जो है वो एक काइंड ऑफ रोलर कोस्टर है कि एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा, और उसमें एक बहुत हार्ड डिसीजन मेकिंग है. बट वर द पॉइंट्स जिन्होंने आपको मोटिवेट किया एक चीज से दूसरी चीज को टेस्ट करने के लिए? बिकॉज जब भी आप न्यू चीज टेस्ट करने जाते हैं, डेफिनेटली देयर आर सम फेयर्स and there are some challenges. वो कौन से मोटिवेशन पॉइंट थे जो आपको ये करने के लिए लाइक एग्री कर लेते थे, ओके नाउ दिस इज न्यू ट्रेंड, वी हैव टू लाइक टेक दिस रूट? अच्छा, ये थोड़ी सी मतलब एक पर्सनल चॉइस की भी बात होती है. सो बहुत सी जगह मैंने एक रिस्क लिया बिकॉज मुझे डर नहीं था कि अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या होगा. उसका रीज़न यही था कि मेरे पास सेफ्टी नेट था. अगर मेरा लाइक जॉब करियर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भी जाता तो मुझे उस तरह से थ्रेट नहीं था, विच आई थिंक इट्स जस्ट अ प्रिविलेज दैट आई हैड बाय डिफॉल्ट. तो मेरे लिए रिस्क लेना थोड़ा आसान था, नंबर वन. बट उसके अलावा भी ऑफ कोर्स जब आपको एक स्टडी इनकम आ रही होती है, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो बंद हो जाए, राइट? बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज दैट यू आर अर्निंग. सो दैट बीइंग सेड, वो भी एक जगह था कि मतलब कभी-कभी मुझे उसको छोड़ना पड़ता था सो दैट आई कैन ट्राई समथिंग न्यू. तो द ओनली थिंग दैट केप्ट मी ड्रिवन फॉर दैट वाज कि कुछ अपना करना है. That was where I started on the first day as well. जो मेरा सबसे पहला entrepreneurial venture मैंने भी दोस्त के साथ किया था, which was a social enterprise, जो अभी भी by the way up and running है. Some other हमने एक बच्ची hire की थी who was a manager for us, and now she's taking the entire brand because we just gave it to her. मतलब वो brand भी अभी तक exist करता है. So that's the power of entrepreneurship and where it can take you. तो मुझे बस वो देखा कि अगर मतलब मैं उस टाइम पे कुछ जाने बगैर कुछ ऐसा कर सकती थी, तो अब 6 साल 7 साल के बाद मे बी आई कैन डू सो मच मोर विद इट. तो मुझे द ओनली पैशन दैट कीप्स मी गोइंग इज दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. आई वांट टू हेल्प अदर्स, आई वांट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, वर्किंग विद देम, वर्किंग फॉर देम. बट मेरा फाइनल पैशन जो मुझे ड्राइव करता है टू टेक ऑल दिस रिस्क इज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग ऑन माय ओन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर कुछ ऐसा जिससे आप दूसरों को एम्प्लॉय कर सको इंस्टेड ऑफ यू बीइंग एम्प्लॉयड बाय समवन, बिकॉज दैट्स हाउ यू ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल लाइक यू. मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने कहीं से स्टार्ट लेना है. तो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन जो मेरे जैसे लोगों को और चांसेस दे कि यार आओ सीखो और जाओ. लाइक इट्स नॉट लाइक आपने आना है और मैंने आपको रख लेना है अपने पास. इट्स ऑलवेज अ जर्नी. हर बंदे ने कहीं किसी जॉब में ज्वाइन करनी होती है तो कभी ना कभी छोड़ के आगे जानी होती है. तो that is something that I have an acceptability for, because I think सबका गोल यही होना चाहिए कि आपने अपने लिए कुछ करना है ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको. It's a cycle, it comes back to you. So that was my motivation. Thank you. So Shyama, like definitely जब आप इतनी चीजों लाइक डिफरेंट वेंचर्स के दरमियान में अपने आप को स्विच कर रहे होते हैं, तो टाइम इज द मेन इशू. कैसे आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो में? कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेंचर्स, 7C है, उसके बाद आपका आर्ट डायरेक्शन का काम है, ब्रांड कंसल्टेंट का काम है ग्रोसर के साथ. सो कैसे टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज में?
सो करेंटली जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं 3 चीज़ें कर रही हूँ। एक उसमें एक पार्ट टाइम कंसल्टेंसी है, एक इज़ अ फुल टाइम जॉब विद ग्रोसर ऐप, द थर्ड थिंग इज़ सेवन, माय ओन वेंचर जिसकी आप बात कर रहे हैं, सेवन ग्रोसरीज इन टी रूम। इसमें से जो तीसरा है, जो मेरा अपना है, दैट प्रीटी मच इज़ अ लिटिल सेल्फ ड्रिवन, क्योंकि उसके लिए एक पूरी मशीनरी है जो उसको ऑपरेट करती है। द ओनली थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू इज़ कि हम लोग ग्रो किस रेट से कर रहे हैं, और अगर कोई हिकअप्स हैं या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ से कमियाँ हैं, तो मैं सिर्फ वो पूरी करती हूँ। Because I'm not the only sole venture, holder in it, stakeholder with it. So there's partners taking care of that. So एक वो है चीज़ जो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प कर देती है। जहाँ तक जॉब्स की बात है, वो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि एक तो मैं बहुत कम सोती हूँ, which is not something that that I should be proud of. But I think with time, एंड डिपेंडिंग ऑन योर नेचर, इफ यू आर लाइक अ वर्कaholic, तो आपको काम की एंग्जाइटी में नींद नहीं आती है, तो मैं आधा टाइम काम ऐसे मैनेज करती हूँ, बट इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट। बट आई ऑल्सो ट्राई टू डू इज कि मैं थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ को भी देती हूँ। आई गो टू द जिम, आई मेक श्योर दैट आई स्पेंड वन डे इन अ वीक ऑफ। ऑल्सो आई डू नॉट टेक एक्स्ट्रा वर्क व्हेन आई ऑलरेडी हैव सो मच ऑन माई प्लेट। सो अगर मैं किसी कंपनी के साथ एक जो फ्रीलांस करती हूँ, मैं आर्ट डायरेक्शन करती हूँ, अगर मैंने एक महीने में 2 कर लिए हैं, और बाय 2 आई मीन आई हैव अ सैटरडे संडे ऑफ फ्रॉम माय फुल टाइम जॉब, राइट? सो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं या तो वो वीकेंड पे स्केड्यूल कर लेती हूँ, या फिर ऐसे स्लॉट पे स्केड्यूल कर लेती हूँ जहाँ पे उनको मेरी फिजिकली ज़रूरत ना हो। सम प्लेस, समथिंग जिनसे मैं उनसे ऑनलाइन बात कर सकूँ या ऑफिस में रह के काम मैनेज कर सकूँ। और वो भी मैं 2 से ज़्यादा कभी भी 1 मंथ में नहीं लेती, बिकॉज़ आई थिंक दैट स्टॉप्स बीइंग गुड देन। और फिर आपकी खुद की स्किल खराब होने लग जाती है और आपका नाम खराब होता है जनरली इन ऑल द सर्कल्स वेयर यू बिलोंग। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि मैं काम उतना ही लेती हूँ जिसको मैं जस्टिस कर सकती हूँ, नॉट मोर देन 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अ वीक, बिकॉज आई हैव टू मैनेज अ फुल टाइम जॉब एंड आई हैव टू लुक आफ्टर माई ओन वेंचर एज वेल। और उसके अलावा आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड आई टेक एटलीस्ट वन डे ऑफ इन द एंटायर वीक। डेफिनेटली श्यामा, लाइक देयर आर मोटिवेशंस, देयर आर पर्पस। आप जो भी काम कर रहे हैं, उन सब के साथ साथ लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ चैलेंजेस तो बहुत विजिबल थे जो कि हमने भी ऑब्जर्व किए, जिस तरह से आपका फर्स्ट वेंचर था, उसमें फातिमा का चले, उसके बाद आपका उसके बाद फिर आपका अपने मास्टर के लिए जाना, फिर जब आप अपनी कामयाबी के एक रास्ते पे गामजन हुई तो वो फादर वाला गैप आना, एंड these were challenges. How these things impacted your growth, your work, your life? राइट हाफिज, आपका ये क्वेश्चन काफी जेन्युइन था, बिकॉज फ्रॉम लाइक एन आउटसाइडर परस्पेक्टिव समटाइम्स पीपल डोंट सी द चैलेंजेस दैट यू फेस, और सबको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग सो परफेक्टली इन हर करियर, जो कि फ्रॉम द फेस ऑफ इट आपको लगता भी है, बट देयर इज ऑलवेज चैलेंजेस। कुछ लोगों के नजर आ जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते। सो आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस एज वेल। मेरे लिए सबसे पहले सीरीन, जिसको आप आपका एक छोटा सा बेबी होता है, एक स्टार्टअप, आप उसको बड़ा करते हो एंड देन वो बड़ा हो भी जाता है, इट स्टार्ट्स मेकिंग यू मनी एज वेल, इट मेक्स सेंस, सब कुछ ठीक जा रहा होता है, बट सडनली देयर इज लाइक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एंड यू हैव टू लीव इट। तो वो एक बहुत मुश्किल चीज होती है, इवन इफ इट्स वेरी स्मॉल, बिकॉज आपने उसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा वक्त और अपना दिल जो है वो लगाया होता है। सो दैट वाज देयर स्पेशली। पर उसको पीछे छोड़कर आगे निकल जाने में मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। दैट वाज व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स एक्चुअली। सीरीन छोड़ के मैं मास्टर्स के लिए तभी गई थी जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार सीरीन प्रोबेबली फातिमा ही करेगी एंड देन आई विल बी ऑफ। बट देन फातिमा की ऑल ऑफ अ सडन, माय बेस्ट फ्रेंड हु वाज विद मी इन द वेंचर, फॉर द पीपल हु डोंट नो, उसका पासिंग अवे, वो स्टार्टअप तो वहीं का वहीं रह गया। उसके अलावा भी ऑन अ इमोशनल लेवल इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी, बिकॉज शी वाज माय पार्टनर, नॉट जस्ट इन माय वर्क, बट ऑल्सो in whatever advice that I wanted in terms of my personal life. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, they helped me in my masters, they let me do whatever I wanted to do, and they just left me alone for an entire 2 years कि अच्छा जो करना है कर लो and then come back. So there was that. और उस टाइम में मैंने बहुत सारा लर्न किया और मैं वापस आई कि अच्छा now I have to start new, and I did. और उसके बाद फिर वही कि एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते रहते हैं एंड समटाइम्स इट गेट्स हार्ड टू कोप विद। पर मेरे लिए मेरा वर्क हैज़ ऑलवेज बीन एन एस्केप। लोग बुरे दे स्टॉप
परफॉर्मिंग वे, वो कभी-कभी काम छोड़ देते हैं बिकॉज़ दे कांट डील विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। मेरे लिए इट्स लाइक काउंटर प्रोडक्टिव। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए अपने आप को उस काम में इतना उलझा देती हूँ कि मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। एंड आई ऑल्सो डू नॉट लाइक व्हेन पीपल फील सॉरी फॉर मी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन ये भी थी कि मेरी पर्सनल स्ट्रगल्स जो हैं वो किसी और को नज़र नहीं आनी चाहिए। आई शुड ऑलवेज़, मतलब पर्सनली मैं बहुत सफ़र किया। समटाइम्स आपका काम करने को भी दिल नहीं करता, पर मैं हमेशा अपने आप को यही समझाती थी कि जस्ट बिकॉज़ यू आर गोइंग थ्रू अ पर्सनल स्ट्रगल डज़ नॉट मीन दैट पीपल अराउंड यू हू विल बी इम्पैक्टेड बाय योर वर्क नीड टू स्ट्रगल विद यू एज़ वेल। अगर मैं अपनी मसले की वजह से अपनी जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे एम्प्लॉयर्स तो क्या ही करेंगे, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निकाल देंगे, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि वो मेरी पर्सनल स्ट्रगल की वजह से वो सफ़र क्यों करे? उन्होंने मुझे जॉब इसलिए तो नहीं दी थी, वो उनका मसला तो नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट योर पर्सनल स्ट्रगल्स आर जस्ट फॉर यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स इन व्हाटएवर यू डू फॉर अदर्स। तो अपने पर्सनल मसलों को अलग रखना वाज़ ऑलवेज़ अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मी कि मेरी कोई भी वीकनेस किसी और के सामने नहीं आनी चाहिए। मेरे वर्क को उसको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा बड़ा कॉन्शियसली ये डिसाइड करती थी कि whatever I do in terms of my professional life has to stay away from my personal life, because that is something that I have 100% control on. आप अपनी पर्सनल लाइफ को और जिस तरह से चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक करियर आपके आपके बच्चे की तरह होता है, उसको आपने बनाया होता है। तो वो दैट इज अ थिंग दैट यू एक्चुअली हैव फुल कंट्रोल ऑन। अगर आप वो भी गिव अप कर दोगे उन चीज़ों की वजह से जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो फिर वो भी आपकी नहीं रहेंगी। सो मैं हमेशा से इस सोच से चलती आई हूँ और इसीलिए मेरे लिए वर्क मैनेज करना इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज़ आई फील लाइक आई हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। मैं जब चाहूँ उसको खराब कर सकती हूँ, जब चाहूँ उसको ऊपर लेकर जा सकती हूँ। तो अगर आप इस मेंटालिटी के साथ चलो, तो आप प्रोफेशनली कम से कम अपने आप को सॉर्टेड रख सकते हो। Amazing. So, Shama, like this question is specific to कि हम एज ए कम्युनिटी एक चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वुमेन है उनको मजीद बिजनेस में भी आना चाहिए, उनको आगे काम में भी आना चाहिए। एज ए फीमेल आपको क्या इस सारी जर्नी में चैलेंजेस फेस करने पड़े? डेफिनेटली आपने एज ए एंटरप्रेन्योरशिप भी सारा प्रैक्टिस किया, देन आर्ट वाली साइड पे भी आए। क्या चैलेंजेस थे जो कि आप समझते कि मजीद आने वालों के लिए भी हो सकते हैं, और इसको कैसे जो है वो हैंडल किया जा सकता है? Acha, the first thing about being a woman in a country where it's dominated professionally by men, of course, it's a struggle to just make your point sometimes. कभी-कभी जो मेरे साथ challenges मैंने face किए हैं वो ये कि I've become a manager at a very young age. मेरी age के लोग या मैं अपने आप को इतना young समझती नहीं हूँ, but apparently because I'm younger than the people I'm managing, especially men. इट्स वेरी हार्ड टू गेट योर वे समटाइम्स। आप उनको एक बात समझा रहे हो तो कि यार मुझे तो ऐसे ही चाहिए, पर उनको वो समझ में नहीं आती बिकॉज़ दे आर लाइक ये तो बच्ची है, ये क्या करेगी? और ऊपर से लड़की, एक तो छोटी ऊपर से लड़की। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली हैड टू फेस अ लॉट इन सम ऑफ माय जॉब्स। हाँ, ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ आता है कि वो कहीं से लॉजिक से बात कर रही है, वो बस ऐसे ही नहीं बोल रही। तो देयर इज़ दैट एज़ वेल। अ लॉट ऑफ पीपल यू विल फाइंड दैट एक्चुअली रिस्पेक्ट you and listen to you and look up to you. But there will be other people who will always be condescending just because you're a female and just because you're young. तो both things are there. पर उससे डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है that you always place your judgments through logic. आप कोई भी चीज़ अपने सब्जेक्टिवली सोच के नहीं बोलो कि यार अच्छा ये मुझे लगता है सही होगा। ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट कि यार दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड दिस इज व्हाई आई थिंक इट्स करेक्ट। अगर ये करने के बावजूद भी कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, देन इट्स नथिंग, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। फिर जब जो भी आपकी रिपोर्टिंग लाइन होगी, आपका बॉस होगा, व्हेन ही विल सी इट, ही विल नो व्हाई दिस हैपेंड। उसकी रीजनिंग फिर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर ड्रिवन बाय लॉजिक। सो इन चीज़ों में लड़कियों को जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि they have to forget for a while that they're women. They have to look at it very logically, ताकि उनको कोई कभी ये ना कह पाए कि यार तुम गलत थी। They always need to be driven by logic.
So that's number one thing that I'll tell to all the young girls coming ahead कि कभी भी ऐसी decision मत लो जिसके पीछे कोई strong firm वो ना हो, like backing ना हो. Otherwise it's a waste of time and people will always think that you're just saying it and you don't know anything about it. So एक तो ये. दूसरा, बीइंग मैंने बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में भी लड़कियों के साथ काम किया है. आई वाज आल्सो वर्किंग व्हेन आई वाज इन द यूके. वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, शी वर्क्स इन अ बिग मल्टीनेशनल ग्रुप इन जर्मनी. शी इज जर्मन. मैंने उसके साथ भी काफ़ी टाइम गुजारा हुआ है. मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ. एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में थोड़ी सी लड़कियों की तरफ से भी प्रॉब्लमैटिक है कि वो अपने आप को विक्टिम समझती हैं. लड़कियां हमेशा से दे ऑलवेज से कि मैं लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ. नहीं, अगर आपने इस इंडस्ट्री में लड़कों के साथ चलना है तो आप ये नहीं कह सकते कि ओ मैं लड़की हूँ, मेरी शादी हुई है तो मुझे मेरा हस्बैंड जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस देता है, ये काम नहीं करने देता, तो मुझे इजाजत होनी चाहिए ये ना करने की. नहीं, अगर आपने प्रोफेशनली उसी इन्वायरमेंट में काम करना है जहाँ पे लड़के खड़े हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि आप उनके साथ आ गए हो. अब इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उनके राइट्स ले लो, बट एट द सेम टाइम आप वो वाली सारी चीजें भी रखो जो आपके फायदे में. ऐसे नहीं होता. तो गर्ल्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप इस दुनिया में आ रहे हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ रहे हो इन लड़कों के साथ, तो कुछ चीजें हैं जो आपको भी समझने की जरूरत है क्योंकि वो नहीं समझ पाए. तो दैट इज वन लेसन दैट आई गिव टू गर्ल्स इज वेल कि अपने आप को कभी विक्टिमाइज करके बेचारा समझ के काम ना करें. अपने आप को उसी फुटिंग पे रखें जिस पे आप बाकियों को रखते हैं और फिर एनालाइज करें. उसके बाद भी आपके साथ ज्यादती होगी, गलत होगा, बट एटलीस्ट आपके पास लॉजिक होगा उसको सपोर्ट करने के लिए. So that is one thing that I'll tell all the girls, that come forward, work, put your way, be strong headed. मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया है, अगर तुम सही हो तुमने चुप नहीं करना. मैं नहीं करती. People are actually scared of me because उनको पता है कि इसने चुप नहीं करना. And that is why, because I only speak when I know I'm right. अगर मुझे पता है कि मेरी गलती हो सकती है तो मैं वो बात ही नहीं करती. So I think you'll always find your way if you know how to deal with people. So that is something that girls really need to understand in Pakistan as well. That was amazing. Like आपने both side of perspective share किए सारी situation के लिए. So आपने definitely point share किया था कि parents की जो support है वो बहुत important है. इस सारी journey में जो है वो बहुत important है. जो again हम अगर girls के ही scenario देखें definitely क्या वो पॉइंट्स है, वो किस तरह से अगर वो किसी फील्ड को ज्वाइन करना चाह रही हैं, अगर स्पेसिफिकली आपकी फील्ड को ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो किस बेस पे वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकती हैं, क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए उनको, और पेरेंट्स को क्या सपोर्ट करना चाहिए बाय द वे अपनी बेटियों को इस काम के लिए और अपना फ्यूचर करियर बनाने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट सब लड़कियों को भी जरूरत होगी उसकी, वो है ट्रस्ट. So parents really need to trust their daughters with whatever professional decisions they are taking. अगर मैं अपने आप को देखूं तो जब मैंने मास्टर्स किया था तो my dad only asked me one question कि बेटा will this help you या are you just doing it because मैंने तुम्हें आर्ट्स नहीं पढ़ने दिया. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि करियर में हेल्प होगी या ऐसे ही करना है. और मैंने कहा था कि अब्बा करियर में हेल्प हो जाएगी बट मैं अभी फॉर श्योर नहीं कह सकती. मैं शौक के लिए भी जा रही हूँ पर मुझे पता है कि मैं इसको करियर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूंगी. तो एक अच्छा चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है गो, ठीक है. सो आई थिंक ट्रस्ट बहुत जरूरी है. माँ बाप अपने बच्चों को समझें. अब अगर मैं अपने अबू की बात करूँ, उनको कभी नहीं समझ आएगा कि मास्टर्स क्या होता है, सॉरी मार्केटिंग क्या होता है. उनके लिए मार्केटिंग इज जस्ट वन बंदा जो बस चीख चीख के बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है. तो अपने पेरेंट्स को ये चीज समझाना कि मार्केटिंग के अंदर इज एक होल एरा एंड यू कैन बी लाइक, आप ग्रो कर सकते हो, आप क्रिएटिव डायरेक्टर लग सकते हो, आप सीएमओ लग सकते हो किसी कंपनी के. ये समझाना वैसे ही थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती थी, ये अब रिसेंट हुई हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट daughters need to do is to win the trust of their parents, however it be, just to win that trust. And parents also need to trust their daughters. That's the first thing. The second thing is कि आप जब भी कोई चीज कर रहे हो जरूरी नहीं है आपको पता हो. जिस तरह कि आपका पूरा इस डिस्कशन का सब्जेक्ट ही है कि whatever you study is not really important to become something that you want to become. आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो. उसी तरह से जरूरी नहीं है कि आपने ना शुरू से ही आप कुछ पढ़ने गए तो आपने कहा अच्छा मैंने
आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में गई हूँ तो मैंने यही करना है, मैंने यही करना है। आपको अपना पर्सपेक्टिव खोला रखना चाहिए। अगर आपको अपने आपके पेरेंट्स भी कोई कहते हैं, सजेशन देते हैं कि यार ये देख लो, आजकल इसका बड़ा ये है, तो उसे रिस्पेक्ट करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, शायद वो आपको वो पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहे हैं जो आपने नहीं देखा। एंड सिमिलरली आपको खुद भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को साथ साथ एजुकेट करें कि देखिए अब इंटीरियर डिजाइन में यही होने लग गया है, एक्सटीरियर डिजाइन अलग हो गया है, आर्किटेक्चर के अंदर इस टाइप का आर्किटेक्चर भी होता है, इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है। सो आई थिंक एजुकेटिंग बोथ वेज, पेरेंट्स को बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी ईगो साइड पे रख के। तो दीज टू थिंग्स आर आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, that's amazing. So, moving forward, डेफिनेटली हम अपने सेशन को जो है वो रैप अप करने की जा रहे हैं। जो लास्ट पॉइंट्स हम कुछ डिस्कस करेंगे, इट वाज अबाउट कि जब आप एक पहली डिग्री करते हो, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में किया, एक इन्वेस्टमेंट थी। देन आप उसकी तरफ जो है क्रिएटिव मीडिया की तरफ आप गए। तो स्टूडेंट, ये बड़ा लाइक एक आई कैन से द करेजियस जो है आपका स्टेप होता है कि आपने वो उस इन्वेस्टमेंट को भी देखा है, देन एक फील्ड स्विच भी करनी है। स्टूडेंट्स को क्यों ये करना चाहिए? लाइक क्या उनके लिए आप सजेशंस दे सकते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, यू कैन डू दिस? सो अब मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया। सो यू मीन कि जब वो अपनी डिग्री का डिसीजन ले रहे हैं वो, या फिर अगर वो स्विच करना चाहते हैं वो अगर वो स्विच करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सी कॉल्स ऐसी स्टूडेंट्स की आती हैं कि मैंने तो जी बायोटेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल एक आपने बैचलर किया है, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आगे बस मास्टर भी बायोटेक्नोलॉजी में करना होगा, मुझे अपना जो है पीएचडी भी बायोटेक्नोलॉजी में करनी होगी, मेरे पास जॉब मार्केट कोई नहीं है। सो क्या सजेशंस है, कैसे वो अपने इस एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने करियर को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय स्विचिंग द जॉब? राइट, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इस पे मुझे एक दो बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आई हैं। सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती, उसने एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में कनाडा से डिग्री की थी, बैचलर्स में, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट ही डिड वाज दैट ही डिड बारेट लॉ। सो engineering करके in such a focused field of biology and DNAs and all those things, he went into law, ठीक है। And currently he is one of the highest paid people in Canada for being a practicing lawyer. You know why? Because he's an expert on cases that जिसके अंदर आपको फोरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वो फोरेंसिक्स को अंदर बाहर जानता है, बिकॉज उसने बीएस किया बायोटेक्नोलॉजी में और फिर वो बन गया उसने बारेट लॉ किया फ्रॉम द टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड लॉयर्स ऑफ हिज टाइम। तो आप देखें कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये। आप सोच सकते हो कि एक बंदा जो इंजीनियर है बायोटेक्नोलॉजी में, वो लॉ करके अब लॉयर बन गया है। सिमिलरली देयर इज अनदर पर्सन जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है फास्ट से, not CS, not computer sciences, electrical engineering. उसने कुछ मॉड्यूल्स लिए थे अपने कोर्सेज में कंप्यूटर साइंसेस के, ठीक है, लेकिन उसका मेजर वाज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम फास्ट। देन he came to LUMS, he did his MBA from there. Now he's working in a startup in Germany as a product manager. तो वो एक स्टार्टअप की ऐप जो है उसका प्रोडक्ट मैनेजर लग गया है while he was an electrical engineer doing his MBA from LUMS. अब it doesn't make sense, does it? But it worked out for him. So I think ये इस तरह की चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं, and I've seen one of the most successful people doing all these combinations which are weird. But I think there's a very इसके अंदर एक डीप बात है जो लोग मिस कर जाते हैं, वो ये कि ये सब लोग बहुत रिसर्च ड्रिवन थे। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब आप बैचलर्स में होते हो ना, आप कहते हो कि यार बस अभी कर लेते हैं, बाद में सोची जाएगी, क्योंकि आप घुस चुके होते हो एजुकेशन में, आपको होता है अब ये तो खत्म करनी ही है, उसके बाद जो होगा देखा, जो आप वाली बात थी कि देख लेंगे अब तो ये करना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल यू आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, यू रियलाइज कि अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है,
अपनी दुनिया से बाहर देखें, अपने लिंक्डइन नेटवर्क्स को डेवलप करें, गो मीट पीपल, अपने सीनियर से बात करें, अपने प्रोफेसर से बात करें, उनसे राय लें, बिकॉज आपका जो ये जहन होता है ये नेटवर्किंग से खुलता है, किताबों से नहीं। तो आई थिंक व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू मेक सच अ डिसीजन या आप अनश्योर हो तो आपको रिसर्च हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज whatever you do, research is key. Some of the most influential stories that you listen to, मार्क जकरबर्ग की देख लें, वर्जिन अटलांटिक का जो ओनर है, मुझे उसका नाम भूल गया, उसकी देख लें, all these stories you really need to understand. बिल्कुल. So you really need to read them. You really need to understand where they were coming from and where they ended up. तो ये अपना दिमाग खोलना while you're studying is very important, so that you can actually grasp कि यार this is not the end of the world. There's so much more that I can do. That is very important, and never give up. बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं यार अम्मी अब्बू ने डाल दी, अब क्या करें, डॉक्टर बन गया, अब तो यही करना है। नहीं, फाइंड योर वे। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी सक्सेस या फिर अपने फेलियर के लिए, आपको अपने लिए वो सब बनाना है। तो आई थिंक एक तो अपने आप को विक्टिम ना समझें, और दूसरा रिसर्च करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Amazing thoughts. So Shama, last question of the session. मैं चाहूंगा कि आप लाइक फ्लोर ओपन है आपके लिए, आप कुछ सजेस्ट करना चाहें आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और यंग प्रोफेशनल्स के लिए, वो लोग जो आपकी फील्ड अगर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, या जेनेरिक अगर आप कोई एडवाइस करना चाहें कि वो क्यों वो कैरियर स्विच करें अगर उनको करना है तो, और किस तरह क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए? Okay, so one takeaway that I'd like to share with all students who are, coming into their professional lives or taking decisions in terms of their educational backgrounds would be कि कभी-कभी जब मैं बहुत से freshers को देखती हूँ, not freshers but people who come into jobs नए-नए, कि वो बड़े demotivated होते हैं, like they're there but they're physically there, they're not mentally and like 100% there. They want a job but just because they need a job, not because वो वाकई उसको दिल से करना चाहते हैं। तो I think one thing that I would say is कि always do something which is passion driven. I understand कि कभी-कभी कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका passion क्या है। मेरे खुद की फैमिली में there are my younger siblings, cousins, जो कहते हैं कि मतलब आपको तो चलें शौक था ना आर्ट्स का, तो आपको पता है आपने फोटोग्राफी करनी है, आपको पता था आप क्रिएटिव हैं तो आप इस तरह के आइडिया सोच लेती हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या पसंद है, मुझे तो कुछ भी नहीं पसंद, तो मैं क्या ही करूँ, ना इकॉन पसंद है, ना बिजनेस पसंद है, ना साइंस पसंद है, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर आपका ये भी मसला है कि यू डोंट नो व्हाट इज़ योर पैशन, तो आई वुड से कि व्हाटएवर यू आर डूइंग प्रोफेशनली, जस्ट ट्राई टू फाइंड अ पर्पस इन इट। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, इवन इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर आप अनश्योर हो कि आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं, या आप उसे चाहते भी हो या नहीं, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आप वहाँ हो क्यों। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग इट। अगर आपको पर्पस जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है, तो ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट डिस्कवरिंग योर पैशन एज वेल। सो दैट इज़ अ टेक अवे दैट आईड लाइक टू गिव टू ऑल दीज पीपल जो या तो अपनी एजुकेशन में स्विच ला रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना शुरू करें। So thank you, Shahama, for sharing your story, your experience, and providing us some advices for our audience. बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी जर्नी को जान के, आपकी स्ट्रगल के बारे में जान के, और उसको किस तरह से आपने सारी जो आपकी मुश्किलात थी उनको कैसे टैकल किया, उन चीज़ों के बारे में जान के। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं आप शहामा की स्टोरी से जो है उन्होंने आपको एडवाइस दी है, उनकी जो जर्नी है उससे कुछ सबक लेंगे और उस पर अमल करते हुए अपने करियर को एक कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।